जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डेली की टॉप करंट अफेयर्स में मैं टारगेट डिफेंस एकेडमी में नूरू सर आपका स्वागत करता हूं। आज की टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। सुबह सुबह करंट अफेयर्स से अगर शुरुआत हो और वो भी क्वेश्चन से, तो पूरे दिन भर ये चीज़ें याद रहती हैं। तो इसीलिए हम सुबह सुबह आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स के फॉर्म में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में या कहीं ना कहीं आपकी एसएसबी में काम आने वाली चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, प्लस उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देके। तो इसके लिए रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे करके जब चीज़ों को समझते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो हम क्लासेस करा रहे हैं, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप बेटा टारगेट डिफेंस एकेडमी के, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, वो वहां पर आपको इसका पीडीएफ, इस करंट अफेयर्स रिलेटेड क्विज, डिफरेंट टाइप्स की क्विज, प्लस एनडीए, सीडीएस, एफकैड या डिफेंस के जो भी वेरियस एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, वो सब आपको उसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो अगर आपने टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर एक अपडेट सबसे तेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। स्टार्टिंग करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपका नोबेल प्राइज लगातार सारे मिल चुके हैं। 6 के 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। सबसे लास्ट नोबेल प्राइज होता है इकोनॉमिक्स का। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन उस इकोनॉमिक्स वाले नोबेल प्राइज से है। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। जोल मॉर्केल, फिलिप्स एगियोन, पीटर हेविट, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोवरेट। तो आपको यहां पे 5 नाम दे रखे हैं। अब नीचे क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025। तो भैया इनमें से कौन इकोनॉमिक्स में 2025 में नोबेल पुरस्कार जीता। अब यहां पर आपको कॉम्बिनेशन बना के दिए हुए हैं। अब इन कॉम्बिनेशन में से आपको अपने काम का कॉम्बिनेशन छांटना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में दीजिए। फिलहाल मुझे ये पता है कि अभी इतनी आसान नहीं होता है नाम को याद रखना। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो देखो, आपका जॉन क्लार्क और मिशेल एच डोवरेट को नोबेल पुरस्कार तो मिला है, लेकिन इकोनॉमिक्स की फील्ड में नहीं मिला है। तो जहां जहां 4 और 5 होगा आप उसको हटा दीजिए। ठीक है, आप इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, बचेगा क्या 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3, दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है इस फील्ड में। ठीक है, जोल मॉर्केल, फिलिप एगियोन, पीटर हेविट। अगर हम बात करते हैं तो जो धनराशि है उसका 50% सिर्फ इनको मिला है, जोल मॉर्केल को, और बचा हुए 50% में इन दोनों को आधा आधा मिला है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका जो कोर एरिया था वो इकोनॉमिक्स की ग्रोथ और उसकी हिस्ट्री से डेवलपमेंट का था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो ज्यादातर चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज 4th रिसर्च बेस ऑन अंटार्कटिका। ठीक है, भारत का चौथा रिसर्च स्पेस स्टेशन अंटार्कटिका में सेट होने जा रहा है। इसके बारे में बात होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो भैया ये कहां पर सेट हो रहा है? ठीक है, तो अंटार्कटिका में इसको भारत सरकार डेवलप कर रहा है। और दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री 2, शक्ति, इनमें से उस स्पेस सेंटर का नाम क्या है? तो ऑलरेडी भारत के 3 स्पेस सेंटर वहां पर काम कर चुके हैं। ठीक है, पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, तीसरा था भारतीय। अब मैत्री के नाम पर हमने दूसरा शुरू कर दिया है, मैत्री 2। तो भारत का नया स्पेस सेंटर जो अंटार्कटिका में बनेगा उसका नाम क्या होगा? मैत्री 2। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पेपर के ओरिएंटेड है। अंटार्कटिका में ये एक अनमैन स्पेस सेंटर होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो लोग वहां जाके रह सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है।
आप देख सकते हैं अनमैन स्पेस सेंटर है, इसी का नाम है आपका क्या, मैत्री-2। सेकेंड मैत्री जो था ये भारत का दूसरा बेस था, ये अभी डूब चुका है अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर। ठीक है, अंटार्कटिका में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज या डिफरेंट डिफरेंट चीजों की रिसर्च को लेकर ये सारी चीजें वहां पर स्टेब्लिश की जाती है। तो मैत्री-2 जो है ये हमारा नया स्पेस स्टेशन होगा कहाँ पे, अंटार्कटिका में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च is a nodal agency of the mission of Antarctica and Arctic is in which state of India। अब ये जो मैत्री-2 जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको डेवलप करने वाली जो नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। ठीक है, क्वेश्चन हम यहां से बन जाता है कि भैया इसका जो हेडक्वार्टर है या जो ये इंस्टीट्यूट है ये भारत के किस स्टेट में है, कर्नाटका, उत्तराखंड, गोवा, केरला। ठीक है, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो ज्यादातर चीजें आपके लिए बहुत आसान रहेगी। ठीक है, देखिए अगर नेशनल सेंटर ऑफ पोलर ओशन रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत ही अनकॉमन आंसर है। ठीक है, कोई इस चीज को मानेगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आता है। और ये जितना भी मैत्री और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी अंटार्कटिका पे या आर्टिक पर स्पेस रिसर्च चलती है तो वो रिसर्च के बारे में या उनसे रिलेटेड जो भी चीजें चलती है उसकी नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च, ये याद रखिएगा। और इसका जो ऑफिस है वो कहाँ है, गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर है, गोवा में। ठीक, NCAOR, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा समिट, गाजा समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। ठीक है, 2025 में हमारा गाजा पीस समिट हो रही है। ठीक है, दुनिया भर के बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भारत भी जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पॉइंट दिए हैं 20, उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो ये किस देश में होगी, है ना, इजिप्ट, इजराइल, सूडान, एरिट्रिया। तो देखो ये हो रही है इजिप्ट में, इजिप्ट में शर्ल शरीफ में, है ना, शर्ल शेख में हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बेटा, इजिप्ट, इजिप्ट याद रखिएगा। इजिप्ट में ये गाजा समिट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग में चल रही है, काफी आप इस पर चर्चा सुनेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर एक बड़ा कंटेंट वाला वीडियो भी मैं लेके आऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो नोबेल प्राइज तो हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन गॉट द नोबेल प्राइज टिल 2025। कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 तक, है ना। तो अभी तक कितने भारतीयों को मिला, 5, 7, 9 की 11। तो बेटा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा आपका 9 भारतीय ऐसे रहे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। जिसमें से साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है, और वो पहला व्यक्ति था भारत का जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम और आप सब जानते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज। ठीक है, दूसरे थे सीवी रमन, तीसरे थे हरगोविंद खुराना, फिर मदर टेरेसा, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, अमर्त्य सेन, वेंकट रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी। तो अगर देखा जाए तो यहां पर एक एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीस प्राइज 2 लोगों को मिला है, एक तो मदर टेरेसा है, दूसरे कैलाश सत्यार्थी है। इन दोनों को क्या मिला है बेटा, पीस प्राइज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का नोबेल प्राइज, ये भी 2 लोगों को मिला है, सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में भी 2 लोगों को मिला है, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स, पीस और फिजिक्स, ये फील्ड ऐसी रही है जिसमें 2-2 बार हमको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 3 दूनी 6 लोग यहां से हो गए। फिर लिटरेचर, मेडिसिन और केमिस्ट्री, इसमें भी मिला है। मतलब 6 फील्डें नोबेल पुरस्कार की होती हैं, उन 6 में 6 भारत को मिल चुकी है। मतलब कोई भी ऐसी फील्ड अभी तक खाली नहीं रही है। तो एक छोटा सा एनालिसिस है जिससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। पेपर में जब ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आपको एक एनालिसिस करना आना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट। बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट किस देश से है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, या उनका नाम पूछा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है,
पॉल बिया, मैरिस कॉम्टो, नगला डेस्मस, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखो इसमें अगर देखा जाए तो पॉल बिया जो है ये दुनिया के सबसे बूढ़े राष्ट्रपति हैं, इसे ध्यान रखिएगा। पॉल बिया की अगर हम बात करते हैं तो ये 92 ईयर्स के हैं। कितने ईयर्स के हैं? ये आपके 92 ईयर्स के हैं बेटा, 92 ईयर्स, बहुत उम्र होती है ना। 1982 में ये क्या बन गए थे? 1982 में ये कैमरून के राष्ट्रपति बन गए थे। कहाँ के? कैमरून के। और कैमरून देश के राष्ट्रपति बने और तब से अब तक इनका राष्ट्रपति काल चल ही रहा है, बहुत लंबा काल हो गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हो गए हैं और सबसे बूढ़े प्रेसिडेंट हो गए। लॉन्गेस्ट तो आपके पुतिन भी है, लेकिन ये सबसे बूढ़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पॉल बिया की फोटो, ये पॉल बिया है। कैमरून अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसका जो कैपिटल है योंडे, है ना। यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक। टोटल एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है फ्रेंच, है ना। फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। कौन सा? कैमरून। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में इससे आपके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ न्यू वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट? तो भैया बहुत सारी ऐसे कल्चरल ऑब्जेक्ट होते हैं जो समय समय पर दुनिया भर से चोरी हो जाते हैं, फिर उनको बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या किया जाता है? बेचा जाता है। लोग इसे पर्सनली खरीदते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। तो इस तरह के जो स्टोलन ऑब्जेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उनका एक वर्चुअल म्यूजियम बनाया गया है। इस वर्चुअल म्यूजियम में इन लोगों का, मैं इस तरह के जो स्कल्पचर्स है, इनका स्ट्रक्चर, इनकी डिटेलिंग, इनके बारे में एक अवेयरनेस बताई जाएगी। और इस तरह का म्यूजियम लॉन्च करने वाला दुनिया का देश कौन सा है? यूनेस्को, IUCN, WCO, यूनिसेफ। तो इसका आंसर क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को ही कल्चरल चीजों के लिए काम करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल, C फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें आती है वो किसके अंदर आती है? यूनेस्को के अंदर आती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनेस्को। अब देखो अगर हम बात करते हैं तो इसके आर्किटेक्ट कौन है? प्रिस्कर प्राइज विनर कीर। ठीक है, फ्रांसिस कीर। कौन? फ्रांसिस कीर, याद रखिएगा, फ्रांसिस कीर है इसके आर्किटेक्ट, है ना। इन्होंने इस म्यूजियम को डिजाइन किया है। और अगर देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया भर से लगभग आपके 240 ऐसे मिसिंग ऑब्जेक्ट हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। लगभग अलग अलग 40 देश हैं जहां से ये सब चीजें ली गई हैं, है ना। और भारत के भी 2 स्कल्पचर इसमें शामिल किए गए। नटराज की मूर्ति, है ना, एग्जैक्टली हमें मिली नहीं तो हमने नटराज की एक मूर्ति लगा दी है, लेकिन ये वो मूर्ति नहीं है, वो आपकी पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, लेकिन बहुत बहुमूल्य है। और ब्रह्मा जी की एक मूर्ति है वो। ये 2 मूर्तियां जो है, ये 2 स्कल्पचर भारत से चोरी हो गए थे, गायब हो गए थे, तब से मिले नहीं है, उसको भी इस म्यूजियम में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे भारत के कितने स्कल्पचर शामिल किए गए? 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस तरह का म्यूजियम अपने आप में यूनिक म्यूजियम है, वर्चुअल म्यूजियम है, आपको एक एक जानकारी यहाँ पे मिलेगी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आफ्टर इंडोनेशिया, फिलीपीन, नेपाल, यूथ लेड प्रोटेस्ट रॉक्ड, है ना। भैया जेनजी का अगला एरिया क्या हुआ? कौन सा रहा? है ना। देखो लगातार जनरेशन जी या जेन जी जो है, ये लगातार बवाल काट रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई? इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर नेपाल। अब अभी क्या हुआ? अभी रिसेंटली किस देश में जेनजी ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया है ना। युवाओं ने वहां पर प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। तो ऑप्शन है मोरक्को, मेडागास्कर, बोथ, नन ऑफ दीज। तो अभी इन दोनों जगहों पर ये बवाल कट रहा है। ठीक है, मोरक्को में आपका फीफा की मेजबानी करेगा, है ना, 2030 में, और वो वहाँ पे स्टेडियम बना रहा है, जिसके चलते जेनजी ने बवाल करना शुरू किया कि यहाँ पे हॉस्पिटल तुम बना रहे हो, स्टेडियम बनाने में लगे हुए हो।
तो वहां पर लोगों को चाहिए फैसिलिटीज, बेसिक सुविधाएं, जो वहां पर ये जेंजी नहीं दे पा रहा है। लोगों को चाहिए वहां पर सुविधाएं जो वहां की गवर्नमेंट उनको नहीं दे पा रही है, जिसके चलते ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो अब दो और देश हो गए, एक मोरक्को, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है। मेडागास्कर एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, जो कि इंडियन ओशियन में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, हु इज रीअपॉइंटेड एट द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, भैया फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए या रीअपॉइंट कौन हो गए? सेबेस्टियन लोकोर्नु, इनेमल मैक्रोन, सेबेस्टियन वाइटल, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये तो प्रेसिडेंट है। ये कौन है? ये तो प्रेसिडेंट है, ये तो प्रेसिडेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेबेस्टियन लेकोर्नु, है ना। ये वापस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप उनकी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, ये है आपके सेबेस्टियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच क्रॉप रिसेंटली ओवरटेक द शुगर कैन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया? भैया भारत में एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर केन को रिप्लेस करने का काम कौन सी क्रॉप करेगी? ठीक है, शुगर केन। देखो एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल की ब्लेंडिंग आजकल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्यूल्स हैं उनमें हम डालते हैं ताकि पोल्यूशन थोड़ा कम हो। तो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अब प्राइमरी सोर्स जो रहा था पहले हमारे पास कौन था? शुगर केन। इसको रिप्लेस किससे किया जा रहा है, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। वीट, मेज, राइस, बार्ले, तो इनमें से कौन इसको रिप्लेस करेगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या? मेज, मक्का, है ना। मेज, मेज बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, भारत में अच्छी खासी ग्रो होती है। मेज एक अच्छी खाने वाली क्रॉप है। अगर हम इसको इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज करेंगे तो भी हमें दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि ये एक फूड क्रॉप है और जो कि हमारे लिए शॉर्ट पड़ जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आज के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन थे, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेज को लेकर ये सारी चीजें चल रही हैं, आप देख सकते हैं। मेज के लिए मुझे बताइए कमेंट में आप एक चीज कि भैया इंडिया में सबसे ज्यादा मेज का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? मक्के का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य के द्वारा होता है? ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे से कनेक्ट रहिए, फिर हम अगली क्लास में आएंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।